हिना को होश आया तो पहला एहसास जिस्म को लगने वाले झटकों का था। फिर एकदम से उसे महसूस हुआ कि वो किसी गाड़ी में सफ़र कर रही थी। गाड़ी की सीट पर वो आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। इसके हाथ बंधे हुए थे, मुंह पर भी एक कपड़ा कसकर बांधा गया था, मगर आंखें खुली हुई थी। इसने एक जरा सर घुमा के देखा, वो किसी बड़ी गाड़ी की दरमियानी सीट पर पड़ी थी। फ्रंट सीट पर 2 आदमी थे, जबकि 2 आदमी आखिरी सीट पर बैठे इसे खूनख्वार नजरों से घूर रहे थे। वो सब इसके लिए अजनबी थे। इसने किस्मसा के हाथों और पैरों को हरकत देकर अपने गम गुस्से को जाहिर किया। इसके रद्द-ए-अमल में पिछली सीट पर बैठे हुए एक शख्स ने करख्त लहजे में कहा, ए लड़की, शराफत से बैठी रहो वरना एक हाथ ऐसा मारूंगा कि दोबारा बेहोश हो जाओगी। इसका मुंह बंद था, जुबान कुछ कहने से कासिर थी। वो बेबसी और बेचारगी के आलम में लेटी रही। दिल गम से फटा जा रहा था। इससे अपनी परेशानी और तकलीफ से ज़्यादा सलमान की सलामती की फिक्र हो रही थी। किसी जहर भरे हंजर की तरह सलमान की ज़िंदगी को दरपेश खतरे की सोच ने इसे अंदर से लहूलुहान कर दिया था। इनका सफ़र बहुत देर तक जारी रहा। शीशों के बाहर शाम के साए गहरे होने लगे थे। इसी स्नाम में एक जगह इनकी गाड़ी रुक गई। अगवाकार गाड़ी से बाहर निकले, इसे भी उतरने का हुक्म दिया। वो निडाल से बाहर आई। सड़क के किनारे एक स्याह रंग की डार्ट्स खड़ी थी। उसे हुक्म दिया कि स्याह डार्ट्स में सवार हो जाए। वो 8-10 दरिंदों के चुंगल में फंसी नाजुक हिरनी की तरह थी। कहीं जान बचा के जाने की गुंजाइश नहीं थी। वो मजबूरी के आलम में इस गाड़ी में बैठ गई। इनका सफ़र एक बार फिर से शुरू हो गया। कुछ देर बाद शहर के आसार दिखाई देने लगे। अब रात हो गई थी। गाड़ियों की हेडलाइट्स और घरों के बल्ब रोशन हो गए थे। इसने गौर से रास्तों को समझने की कोशिश की, कुछ निशानियां नोट की, मगर इसे कुछ भी सुझाई नहीं दिया। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों से गुजरने के बाद गाड़ी एक फाटक से अंदर दाखिल होकर रुक गई। वो एक बड़े अहाते में एक बड़ा मकान था। इससे गाड़ी से उतरने का हुक्म हुआ। इसके हाथ भी खोले गए और मुंह पर से कपड़ा भी हटा लिया गया। एक शख्स ने डपट कर कहा, यह मकान तुम्हारा आर्जी ठिकाना है। तुम्हें अगवा करने वाले इसी जगह तुमसे मिलने आएंगे। जब तक यहाँ से रहो, शराफत से रहो। अगर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की तो इज्जत के साथ साथ ज़िंदगी से भी हाथ धो लोगी। इसे एक दरमियानी साइज़ के कमरे में बंद कर दिया गया। वो बेबसी, परेशानी और मायूसी का अजाब झीलते हुए वक़्त काटने लगी। अपने दुखों को बुलाकर यकीन के पूरे इखलास के साथ सलमान की सलामती के लिए दुआएं मांगने लगी। सरसब्ज़ झील के पास जहाँ चीड़ के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, वहाँ एकदम किसी खुदकार हथियार की फायरिंग ने माहौल को बेतरह मुर्तइश कर दिया। बुलंद शाहों पर से बहुत से परिंदे फड़फड़ाते हुए शदीद एहतजाजी अंदाज में चहचहाते हुए दूसरी तरफ जाने लगे। ये फायरिंग किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं की गई थी, बल्कि इसके पीछे एहतजाज और गुस्से का इजहार था। जमशेद के होंठ बिंचे हुए थे, आंखों से इश्ताल लावे की तरह उबल रहा था, जिसका इजहार इसने क्लैशनकोफ का एक पूरा ब्रस्ट फायर करके किया था। इसके सामने फ़कीर अल्लाह डरी सी सूरत लिए बैठा था। एक तरफ जमदर भी मौजूद था। फ़कीर अल्लाह सलमान का नया पैगाम लेकर आया था, जिसके मुताबिक शादी के लिए 1 महीने की जो मुद्दत तय हुई थी, अब इसकी बजाय 20 दिन बाद शादी की बात की थी। इस पैगाम ने जमशेद को सख्त मुश्तिल कर दिया। इसने फुनकारती हुई आवाज़ में कहा, चचा फ़कीर अल्लाह, अगर तुमसे रिश्तेदारी ना होती तो एक गोली तुम्हारे सीने में भी उतार देता। वो फॉरेस्ट ऑफिसर, मेरे सब्र को मत आजमाए। अब महीने की मदद कम करके 20 दिन क्यों कर रहा है? इस कमबख्त को ये बताओ, जो मायदा हुआ है इस पर अमल करे। फ़कीर अल्लाह तहम्मुल से बोला, बेटे, मायदे के मुताबिक तुम्हें लकड़ी काटने से मना नहीं किया, ना ही वो ऐसा बेएतबार है कि शादी के बाद अपने वादे से फिर जाए। ऐसे में 10 दिन पहले शादी हो जाए तो क्या अर्ज है? हिना से दस्तबरदार होने का फैसला तो तुमने कर ही लिया है। वो झंझला के बोला, ऐसी बातें करके मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को चचा। ऐसा ना हो मैं ये मायदा ही खत्म कर दूँ। तुम साफ साफ मेरा पैगाम उसे पहुंचा दो। 1 महीने की मुद्दत से पहले ये शादी नहीं हो सकती। फ़कीर अल्लाह नरमी से बोला, मैं जानता हूँ तुम बहुत जज्बाती बनकर सोच रहे हो। ऐसा सोचना तुम्हारा हक है। बचपन से जो तुम्हारे साथ मंसूब थी, इससे एकदम हाथ उठाना मुश्किल बात है। मगर दूसरी तरफ ये हकीकत भी है, हिना कभी तुम्हारी थी ही नहीं। वो बहुत पहले से फॉरेस्ट ऑफिसर से मुतासिर थी। मेरी आंखों ने कई बार इसे मेहमान खाने में जाते देखा है। आखिरी बार तो जमदर ने भी देखा था, इससे पूछ लो। जमशेद के चेहरे पर जैसे ज़लज़ले के आसार जाहिर हो गए। गुस्से की शिद्दत से वो कपकपाने लगा। जमदर ने कहा, चचा फ़कीर अल्लाह बात दुरुस्त कर रहा है। इसके अफसर के साथ ताल्लुकात शुरू से थे। जमशेद एक झटके से उठ खड़ा हुआ और गर्जदार आवाज़ में बोला, चुप हो जाओ, मेरी बर्दाश्त का मजीद इम्तिहान मत लो। जी चाहता है इन दोनों को इकट्ठा करके इतनी गोलियों पर सौंप के बदन छलनी हो जाए। फ़कीर अल्लाह को मामले की नज़ाकत का अचानक एहसास हुआ। नासमझी में वो हिना के बारे में ऐसी बात कह गया था जो जमशेद की गैरत और गुस्से की आग भड़का दी थी। सलमान ने इसके बेटे को फॉरेस्ट गार्ड लगाकर इतना बड़ा एहसान किया था। वो अब जी जान से इसके काम आने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था जमशेद बड़ा बरहम मिजाज है, पटड़ी से एक बार उतर गया तो संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो बहुत नरमी और हिकमत से इसे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसी बात मुंह से फिसल गई कि जिसने जमशेद को फिर से आग बगोला बना दिया। वो बिगड़ी बात बनाते हुए बोला, बेटा जज्बाती मत बनो, अपने फ़ायदे का सोचो। इस 1 हफ्ते में तुमने बहुत सी लकड़ी काटी होगी, लेकिन मैं जानता हूँ वो सारी लकड़ी अभी जंगल में ही पड़ी होगी। इसके अलावा तुम्हारी ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है। ज़रा
सोचो, फॉरेस्ट ऑफिसर ने खसूसी तौर पर तुम्हारे लिए 3 महीने की इजाज़त दी है। इतने अरसे में तुम इतनी लकड़ी आगे भेजोगे कि मालो माल हो जाओगे। फिर एक से बढ़कर एक लड़की तुम्हारे कदमों में होगी, इसलिए भूल जाओ कि हिना का कभी तुम्हारे साथ कोई रिश्ता था। जमशेद कुछ नहीं बोला, आंखें बंद करके गहरी सांसें लेकर अपने अंदर की आग को सर्द करने की कोशिश करने लगा। बड़ी देर बाद इसने कहा, तुम ठीक कहते हो चाचा, मुझे इस बात से ज़्यादा अपने मफादात को अहमियत देना चाहिए। मेरा मफाद इसी में है कि मैं खामोशी से पीछे हट जाऊँ। मैंने घर वालों से कह दिया है कि हिना से शादी नहीं करना चाहता। मैंने बहाना किया है कि उधर कोहिस्तान की एक लड़की को पसंद करता हूँ, इससे शादी में माली फ़ायदा भी है। इस बात पर मेरे घर वाले मुझसे शदीद नाराज़ हो गए हैं। मैंने ये सब किया है, अब 1 महीने की ज़िद से भी बात आता हूँ। तुम जाओ, इस फॉरेस्ट ऑफिसर से कह दो अपनी मर्जी कर ले। 3 महीने तक जंगल में मेरी मर्जी चलेगी। फकीर अल्लाह ने सुकून की एक गहरी सांस ली। वहाँ से उठकर जंगल से दूर होते हुए थलचून की तरफ तेज तेज घोड़ा दौड़ाते हुए जाने लगा। इसके जाने के बाद जमदर गहरी नज़रों से जमशेद की तरफ देखते हुए बोला, मैं नहीं समझता कि तुमने दिल से इसकी बात मानी है। तुम्हारी आंखों में आप भी शोले निकल रहे हैं। मुझे बताओ आखिर क्या सोच रहे हो? जमशेद गुस्से से दांत खिचखिचाते हुए बोला, तुम क्या समझते हो मैं इतनी आसानी से ये बात हजम कर जाऊंगा? मैं लालची हूँ, कमीना हूँ, मगर बेगैरत नहीं हूँ। मैं इस बेहया हिना और इसके यार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया तमाशा देखेगी। बस मेरी ज़रूरत की लकड़ी मुझे हासिल हो जाए, इसके बाद दुनिया के आखिरी कोने तक पीछा करके इनके खून से अपनी नफरत और गुस्से की आग को बुझाऊंगा। हिना जाग रही थी। रात किसी सहराई सफ़र की तरह काट ही नहीं रही थी। खिड़की के बाहर जहां आसमान नजर आ रहा था वहां सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी। ये चांद की रोशनी थी। इस खिड़की में झांकते हुए आसमान के टुकड़े पर चांद नहीं था, मगर ये रोशनी बता रही थी कि तलचून के आसमान पर तनांगा पर्वत की बुलंदियों पर कहीं पूरे दिनों का चांद हिना की तरह जाग रहा होगा। 1 हफ्ता पहले सलमान ने फ़कीर अल्लाह के जरिए हिना के रिश्ते का पैगाम भेजा था। हिना इसकी बातों से और इसके खतूत में मौजूद वारफ्तगी से इतना तो समझ बैठी थी कि वो टूट कर इसे चाहता है। इसे अपनाने की खातिर कबीले की रवायात से टकराने का जज्बा रखता है। वो इतनी जल्दी पेशकदमी करेगा, हिना को यह गुमान में भी नहीं था। इससे भी ज़्यादा नाकाबिल यकीन बात थी कि जमशेद जैसा मक्कार और फरेबकार शख्स इसके रास्ते से हट गया था। अपनी माँ की ज़ुबानी इसने सुना कि जमशेद ने अपने घर वालों को साफ साफ बता दिया है कि वो हिना से शादी का हाँ नहीं। आगे कोहिस्तान में एक लड़की से पसंद आ गई है। इसका बड़ा और बाअसर खानदान है। कोहिस्तानी इलाकों से लकड़ी वागुजार कराने में वो मदद कर सकते हैं, इसलिए उससे शादी करना चाहता है। हिना ने ये हैरत और मुसरत के मिले जुले एहसासात के साथ ये सब सुना। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये महज इत्तफाक था, कुदरत का हास करो, या फिर कोई तयशुदा मनसूबा कि जमशेद के इनकार से 1 दिन पहले सलमान अहमद ने इसके लिए रिश्ता भेजा था। हिना के लिए सलमान अहमद इब्तदाई मुलाकातों के बाद बहुत अहम हो गया था। इसके दिल के आसमान पर चांद भर के चमकने लगा था। चांद की तमन्ना तो सभी करते हैं, ये किसी किसी के नसीब में होता है कि आसमान से तोड़ करके कोई इसे अपने माथे का झूमर बना सके। अब ये इसका नसीब बन गया था। ऐसे में वो इनकार क्यों कर करती? इसका तो रुआं रुआं सलमान की शरीक हयात बनने का इकरार कर रहा था। फिर इसके बाद बहुत तेज़ी से फैसले हुए। फिर वो दिन भी आ गया। सलमान अहमद शहर से बारात लेकर आ गया। इसके क़याम का फॉरेस्ट ऑफिस में बंदोबस्त किया गया। रात को वहाँ गुजार कर अगले दिन इतवार को वो बारात की शक्ल में नंबरदार अनायत के घर आने वाला था, जहाँ निकाह की रस्म अदा की जाती। इसी दिन शाम से पहले इनकी शहर का वापसी का प्रोग्राम था। हिना अपने निकाह से पहले उस रात अनजाने खौफ से कांपती रही, कभी जाने अनजाने जज्बों की तस्कीन से भीगती रही। इस तरह कांपती भीगती रात गुजर रही थी। खिड़की पर आसमान पर रोशन चांद भी इस पर आखिरी बार मोहब्बत की नज़र डालकर सामने से हट गया था। इसकी जगह एक नया सूरज, एक नया दिन और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हिना की मुंतज़िर थी। अब ये तो आने वाला वक्त बताता कि कल सुबह का सूरज और कल रात का चांद इसके लिए मुसर्रतों की नवीद बनकर आने वाला था, या फिर अंधेरे इसकी राह देख रहे थे। शाम ने शामियाने तान लिए थे। थलचून के जंगल में सनोबर और दियार के ऊंचे ऊंचे पेड़ों तले साए गहरे होने लगे। जमशेद और जमदर ने अपने 5 साथियों के साथ मिलकर बहुत से दरख्त काट दिए थे। जमशेद और सलमान अहमद के मुआहदे के बाद अब वो बड़ी आज़ादी और बेफिक्री से जंगल का सफाया कर रहे थे। इनका काम इतना आसान नहीं था। आरियों की मदद से बड़े बड़े पेड़ गिरा दिए थे, फिर शाहें साफ करके मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिए थे। इन कटे हुए तनों को फिर घसीट कर डलवान तक लाते थे। वहाँ बहुत से नीचे नाले के तेज पानी में लुढ़का देते थे। ये गोल गोल तने लुढ़कते हुए नाले के करीब पानी में गिरते थे। नाले का तेज पानी इन्हें बहाकर नशेब में जहाँ झील बनी हुई थी इसमें जमा कर देता था। जमशेद के दूसरे साथी इस जगह मुंतजिर होते थे। वो इन तनों को रस्सियों से आंकड़ों के जरिए बाहर निकालते, फिर ट्रैक्टर और जीप के जरिए वहाँ से आगे महसूस ठिकानों तक पहुँचाते थे। ये सारा अमल बहुत दिक्कत तलब और वक़्त तलब होता था, इसलिए 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद जमशेद मतलूबा लकड़ी हासिल नहीं कर सका था। जमशेद खुद भी बड़ा मेहनत और जोश दिखाता था, अपने साथियों की भी हिम्मत बढ़ाता था, मगर पिछले 2 दिनों से वो बहुत दिल गिरफ्ता और थका थका सा था। अक्सर वक्त अपने हैमे में पड़ा रहता, खाने पीने की तरफ भी ध्यान नहीं था, हर वक्त सिगरेट फूंकता रहता। इस शाम भी जमशेद अपने हैमे में नींद दराज था। इसके हाथ में जलता हुआ सिगरेट था। हैमे की महदूद फिजा सिगरेट के धुएं से भरी हुई थी। इसके चेहरे पर सख्त तनाव था। वो सुलगती नज़रों से फिजा में मौजूद सिगरेट के सफ़ेद धुएं को घूर रहा था, जैसे अपने सुलगते दिल की राख तलाश कर रहा हो। जमदर इसके सामने संजीदा सूरत लिए बैठा था।
कई दफ़ा इसने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर जमशेद की जज्बाती कैफियत की वजह से हिम्मत नहीं कर सकती। बड़ी देर बाद इसने हौसला करके कहा, जमशेद तुम इस वाक़े का बहुत असर ले रहे हो, 3 दिन हो गए तुम हैमे से बाहर तक नहीं निकले। पता है इस दौरान आधी से कम लकड़ी काटी गई है। मेरे जोर देने के बावजूद कोहस्तानी नौजवान शौक से काम नहीं कर रहे। मेरी मानो हैमे से इस जज्बाती कैफियत से बाहर निकलो, ऐसा ना हो तुम्हारी कुर्बानी ज़ाया हो जाए। जमशेद ने गहरी सांस ली, सिगरेट का एक गहरा कश लेकर बाकी टुकड़ा हैमे से बाहर फेंक दिया, फिर सरसराती आवाज़ में कहा, जमतर मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे ये सौदा नहीं करना चाहिए था। जमतर ने कहा, बेकार की बातें ना करो। देखो जमशेद, अमली ज़िंदगी में अपना मफाद सबसे अहम होता है। तुम्हें याद तो है ना, मलक अमीन शेर अक्सर ये कहता है, दौलत को अपनी मंजिल बनाना है तो फिर सबसे पहले अपने जज्बात को कुर्बान करने का हौसला पैदा करो, फिर इतनी दौलत हासिल करो कि ज़िंदगी की हर तमन्ना पूरी हो जाए। मेरी मानो तो तुम इन सारी सोचों को जहन से निकाल दो। जब बहुत सी दौलत मिल जाएगी तब सब कुछ हासिल कर सकोगे। वैसे भी तुम जिस सेना के लिए बेकरार हो रहे हो वो तुम्हारी कब थी? इसने तो तुम्हारे साथ बेवफाई की। इस फॉरेस्ट ऑफिसर के पास कई दफ़ा अकेले में गई, इसकी मर्जी शामिल ना होती तो फॉरेस्ट ऑफिसर कभी भी इससे शादी की बात ना करता। जमशेद झटके से उठ बैठा, गुस्से की शिद्दत से कपकपाती आवाज़ में बोला, मुझे ये सब मत बता जमदर, बार बार ये पिघला हुआ तांबा मेरे कानों में मत उंडेलो कि हिना इसके पास जाती थी। मेरे अंदर जहन्नम की आग भड़क उठती है ये सुनकर। जमदर सोचती हुई नजरों से उसे देखते हुए बोला, फिर तुमने क्या सोचा है? इसके गम में हैमे में ही पड़े रहोगे? ऐसे में हमारा मकसद तो पूरा नहीं होगा। क्या पता शादी के बाद फॉरेस्ट ऑफिसर मायदे से फिर जाए, वो कानून और पुलिस की मदद से हमें दरख्त काटने से रोक सकता है। इसलिए मेरी मानो इस हालत से बाहर आकर संजीदगी इख्तियार कर लो। आइंदा मुश्किल दिन आने से पहले ज़रूरत की लकड़ी हासिल करने का हौसला पैदा करो। आज दिन कौन सा है जमदर? जमदर बोला, ये हफ्ते की शाम है। मैंने सुना था कल उनका निकाह होने वाला है। मेरे भाई तुम ये हकीकत तस्लीम कर लो कि हिना से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। तुमने अपनी मर्जी से इसे किसी और के हवाले कर दिया है, अब भूल जाओ इसे। जमशेद क्लैशन को हाथ में लेकर एक झटके से उठा, फिर गरजती आवाज़ में बोला, मैं इसे भूल सकता हूँ जमदर, लेकिन इसकी बेवफाई को नहीं भुला सकता। ये एहसास मेरे लिए जहरीला सूर बनकर रह गया है कि वो पहले इस हरामजादे फॉरेस्ट ऑफिसर की तन्हाई में जाती रही है। इस तरह से मेरी गैरत के लिए ये एक ललकार है, हमारे कबायली रवायात के लिए एक बदनमाज आ गया। मुझे ये दाग धोना है खून से, हिना और इस फॉरेस्ट ऑफिसर के सुर्ख सुर्ख खून से। जमदर भी इसके साथ खड़ा हो गया। जमशेद, हमारे कबीले का हर गैरतमंद मर्द ऐसा ही करेगा, मगर ज़रा सोचो, अभी हमारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। तुम अपने इंतकाम की प्यास चंद दिनों के बाद भी बुझा सकते हो। वो गुस्से में कपकपाते लहजे में बोला, मुझे मत रोको जमदर, मैं इस वक्त जिस आग में जल रहा हूँ, अगर एक दिन मजीद भी देर की तो भस्म हो जाऊंगा। मुझे मालूम है कल इतवार के दिन उनका निकाह है, इससे पहले आज रात ही मुझे अपना इंतकाम लेना चाहिए। जमदर जानता था एक बार जमशेद जिस काम की ठान ले इससे पीछे नहीं हटता। वो बचपन से एक दूसरे के साथ थे, हर अच्छा बुरा काम इकट्ठे किया। इस वक्त भी वो जमशेद को तनहा नहीं छोड़ सकता था। इन दोनों ने अपने साथियों को कुछ हदायत दी, इन्हें हकीकत नहीं बताई। थलचून तक किसी ज़रूरी काम से जाने, कल शाम तक वापस आने की बात की, फिर ज़रूरी हथियार और मजबूत टार्च के साथ थलचून की तरफ रवाना हो गए। इस तरफ अरमानों के सीज पर जज्बों की तकमील होने वाली थी, दूसरी तरफ जमशेद की नाकाम तमन्नाओं की चिंगारी किसी शोले की तरह भड़कने वाली थी।